स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा माइंड एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके लास्ट वीडियो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले के वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को है ना ओपन करके आप इसके पहले वाले वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए। आफ्टर दैट दिस। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं विथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे इजी वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो देखो बच्चों, आप लोग को बोर्ड पर पूरा लिखा दिखाई दिया रहा है, डायग्राम बना हुआ दिखाई दिया रहा है। आप लोग सोच रहे हो सर ये आप क्लास 9 का करवा रहे हैं, फिजिक्स का क्लास हो रहा है या ड्राइंग का क्लास हो रहा है। बच्चों ये ड्राइंग का क्लास नहीं है, ये आपके फिजिक्स का ही क्लास है, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ और मैं कुछ एनिमेशन भी आप लोग को दिखाऊंगा। देखो बच्चों, हम लोग को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बोला कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक ना वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दूसरा सेकेंड लॉ में क्या कहा उसने बच्चों कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है वो क्या होगा, वो मोमेंटम में बदलाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मोमेंटम क्या था बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, उसका जिक्र हम फिर से यहाँ पर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना है, बड़ा अच्छा लॉ है। एक चार्ट मारो, बदले में तुमको भी एक चार्ट मिलेगा। 10 रुपया दो, बदले में 10 रुपया मिलेगा। क्या ऐसा रहता तो कितना मजा आता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ने वाला है। तो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया, मतलब उसकी इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट निकला कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज, अगर हम लोग कोई एक्शन करते हैं तो बदले में हमको क्या होता है बच्चों, रिएक्शन मिलता है। देखो बच्चों, तुम कोई भी काम करोगे तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। अगर तुम एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। अगर तुम घर से पैसा चोरी कर रहे हो तो बाद में रात में पापा से पिटाई लगेगा। तो तुमने चोरी किया, वो एक्शन हो गया, रात में पिटाई लगा तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इस लॉ का स्टेटमेंट यही है बच्चों, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब इसे हम लोग समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है। सर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो बदले में वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। जैसे मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर फोर्स लगाया इस बोर्ड पर, तो मेरे द्वारा किया गया फोर्स ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। बदले में बोर्ड ने भी मेरे हाथ पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। जितना कस के हम मारेंगे उतना हमको क्या होगा, चोट लगेगा। बहुत कस के चोट लग गया, क्या होगा बच्चों, जितना कस के हम यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मुझे चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगाए रिएक्शन क्या हो गया, उतना ज्यादा आया और उतना ज्यादा मुझे क्या लगा बच्चों, चोट लगा। यानी जब कहीं भी क्या होता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के का क्या कहा गया बच्चों कि जब कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, उतना ही अप्लाई करता है, सेम इक्वल फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, वही समझते हैं। देखो बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कहा गया कि जब कोई क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसी सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, दैट मींस वो क्या किया, एक्शन किया, और बदले में सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, वो क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर दिया उसे हम लोग एक्शन फोर्स कर दिया है, बदले में जो इक्वल फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उसे हम लोग क्या बोल दिए, रिएक्शन फोर्स। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होगा। आप मान लो कि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा हूँ, मुझे उतना ही चोट लग रहा है,
जितना कस के स्ट्राइक करेंगे उतना ज्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्शन कर रहा हूँ, बदले में क्या हो रहा है, बोर्ड मेरे के ऊपर रिएक्शन कर रहा है। तो जितना बड़ा एक्शन कीजिएगा उतना क्या होगा, रिएक्शन होगा। बट एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, वो क्या होता है कि रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, बट रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन फोर्स। यानी एक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रिएक्शन। माइनस क्यों दिए यहाँ पर, माइनस मैंने इसलिए दिया है बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, एक्शन फोर्स के। यानी मैं अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, तो बदले में इसका फोर्स का, इसका रिएक्शन कैसा होगा, इधर की ओर होगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या, दो बेसिक स्केल लिया है, यहाँ से मैं इसको खींच रहा हूँ। जितना ज्यादा मैं इसको खींच रहा हूँ सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। जितना ये इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या हो रहा है बच्चों, इस पर भी फोर्स लग रहा है। यानी ये क्या हो गया बच्चों, एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। जितना आप इसे स्ट्रेच कीजिएगा, अगर ये 4 से क्या हो गया बच्चों, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, उतना ही वो क्या होगा बच्चों, यहाँ बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या अप्लाई कर रहा है बच्चों, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देख रहे हो बच्चों, मैं इधर से एक्शन कर रहा हूँ, ये इधर की ओर बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, इधर की ओर बढ़ेगा, और ये क्या होगा बच्चों, इधर की ओर बढ़ेगा। यानी इसका जो मोशन है वो इधर की ओर है, और इसका मोशन क्या है बच्चों, इधर की ओर है। यानी अपोजिट हुआ ना, एक्शन फोर्स का मोशन इधर की ओर है और रिएक्शन फोर्स का मोशन क्या है, इधर की ओर है। तो यानी हमेशा क्या होता है बच्चों, एक्शन क्या होता है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात आप लोग को हमेशा याद रखना है नोट में बच्चों, कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन दोनों एक साथ होता है। जब कभी भी फोर्स, जहां एक्शन हो रहा है वहां रिएक्शन होगा, तब कंफर्म मान लो। किसी भी एग्जांपल में देख लो बच्चों, जहां एक्शन हो रहा है वहां रिएक्शन हो रहा है ना। बहुत सारा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या किया है बच्चों, कुछ एग्जांपल और कुछ एनिमेशंस का सहायता लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, बड़ा इजी एग्जांपल है। हम लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, कोई बॉल ले, या प्लास्टिक का बॉल लो या क्रिकेट टेनिस बॉल लो, कोई बॉल लो, हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, दीवार पर मारते हैं। तो वो मारोगे, उसे फेंकोगे, वो बाउंड करके क्या होगा, रिबाउंड करके क्या आएगा, फिर से आपके पास आएगा। धीरे से मारोगे, धीरे से आएगा, कस के मारोगे, कस के। अरे क्या हो रहा है भाई, जितना तेज मार रहा हूं उतना ही तेज आ रहा है, जितना धीरे से मार रहा हूं उतना ही टाइम लग आने में। ये क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से स्ट्राइक किया तो मैंने एक्शन किया, उसने जाके वॉल से टकराया, यानी वहां फोर्स अप्लाई किया है, बदले में वॉल, मैं भी क्या हूँ, मजबूत हुआ हूं ना, वो भी क्या कर दिया, उतना ही फोर्स से फेंक दिया उस बॉल को, और फिर से क्या हो गया, रिबाउंड करके आ गया। तो वहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, किसका एग्जांपल आ रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। उसके बाद देखो बच्चों, वॉकिंग और पर्सन, हम लोग जमीन पर चल पा रहे हैं, हम लोग क्या हो रहा है वो आसानी से जमीन पर, लैंड पर क्या हो रहा है बच्चों, वॉक कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन। मतलब उसमें भी क्या होता है, उसके कारण नहीं, उसमें भी क्या होता है बच्चों, हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो, जब क्या होता है, कोई इंसान जो होता है बच्चों, अपना पहला कदम रखा जमीन पर, तो जमीन पर जैसे ही कदम रखा, यानी उसने क्या किया, लैंड पर फोर्स अप्लाई किया, और लैंड पर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और बदले में लैंड ने उतना ही फोर्स अप्लाई किया उसके पैर पर, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर डायरेक्शन में, और जिसके कारण उसके पैर को ऊपर की ओर मूव किया, वो आगे क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। यही कारण होता है बच्चों कि हम लोग आसानी से क्या होते हैं, जमीन पर चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने पैर से एक्शन करते हैं, और बदले में लैंड क्या आता है बच्चों, जमीन क्या आता है, हम लोग को इक्वल अमाउंट में रिएक्शन करके हम मुझे आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद रिक्वायर कर, देखो बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्या होता है बच्चों, बहुत आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत आता है। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन दिखाने वाला हूँ बच्चों, आप एनिमेशन समझ सकते हैं कि सभी आप लोग देखते हैं कि कोई भी, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, बुलेट को फायर कर रहा है, अपने गन से बुलेट को फायर कर रहा है। जैसे ही उसने बुलेट को फायर किया,
वैसे ही क्या हो गया बच्चों, वो बुलेट तो फायर हुआ बट क्या हो गया बच्चों, वो भी पीछे जाके गिर गया। अरे हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि बुलेट फायर किया आगे, ये बेचारा पीछे फेंका गया, उसका गन क्या हो गया, उसको पीछे ठेल के ले गया। तो यही लॉजिक होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पर क्या आता है बच्चों, लॉजिक न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। देखो बच्चों, जैसे ही क्या हुआ कि अब वहां लॉजिक देखते हैं कि वहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई हुआ। मैंने वो क्या पर्सन बुलेट लेके खड़ा था, सॉरी गन लेके खड़ा था, और वो क्या किया बच्चों, यहां से गन को फायर किया। जैसे ही गन को फायर किया उसमें से बुलेट निकला, तो गन ने क्या किया, बुलेट पर एक्शन किया। गन ने बुलेट पर एक्शन किया, बुलेट क्या हो गया, आगे बढ़ गया। बदले में बुलेट ने भी क्या हो गया बच्चों, गन पर एक फोर्स लगाया, उसका नाम क्या देंगे, रिएक्शन फोर्स। बदले में बुलेट ने भी गन पर क्या लगाया, रिएक्शन फोर्स लगाया, और जिसके कारण गन क्या हो गया, पीछे की ओर हल्का मूव किया। और वो मूव किया तो वो गन जब मूव किया उस पर्सन को झटका मारा और पर्सन क्या हो गया, पीछे की ओर गिर गया। तो ये क्या है बच्चों, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसके, गन के रिक्वायर में। अब यहाँ पर एक आता है बच्चों रिक्वायर वेलोसिटी, क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा जब न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस फोर्स से गन जो होता है वो बैकवर्ड पुश करता है, तो उसी फोर्स को, उसी मोशन को, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी। जिस स्पीड से वो पीछे मूव किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर साफ यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों, बुलेट आए किया क्योंकि गन ने क्या किया, इस पर एक्शन किया बुलेट पर, बुलेट आए किया, बदले में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुलेट ने भी क्या किया बच्चों, एक रिएक्शन किया और इसको क्या कर दिया बच्चों, पीछे की ओर झटका इसको मार दिया। बुलेट इतना स्पीड से भाग रहा है, गन बहुत धीरे, बहुत कम पीछे बैकवर्ड किया। अब आपने बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना स्पीड से बुलेट जा रहा है उतना ही स्पीड तो क्या होना चाहिए, गन को आना चाहिए। सही बात है, क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़े थे बच्चों न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि एक्सेलरेशन जो होता है वो दो चीज पर डिपेंड करता है। एक क्या, देखो सॉरी, मोमेंटम जो होता है बच्चों किस पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है पहला फोर्स पर और दूसरा क्या होता है बच्चों, मास पर, है ना। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो बच्चों, ये गन का मास जो है बच्चों वो बुलेट की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ पर देखो ये जो बुलेट है बच्चों, इसका मास जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, फोर्स तो इक्वल है लेकिन मास क्या है, बहुत कम है, और मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, इसी कारण इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग बच्चों, स्विमिंग का एग्जांपल देखते हैं। सब तैरते हैं बच्चों, हम लोग सब स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग के केस में क्या होता है ना बच्चों कि हम लोग अपने हाथों से इसे ऐसे पुश करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग इसे हाथों से पानी को ऐसे पुश करते हैं, पुश किए ना, तो ऐसे पुश किए तो मतलब क्या किए, वाटर को हम इधर से क्या लिया, इधर से हम फोर्स लगाए, इधर से हम मैंने एक्शन किया, तो वाटर क्या करता है, बदले में इस डायरेक्शन में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और मुझे जाना कहाँ है, इधर जाना है। इसी कारण क्या होता है, वाटर जब रिएक्शन करता है इस डायरेक्शन में तो हम लोग क्या होते हैं बच्चों, आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या एप्लीकेबल हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल यहाँ पर एनिमेशन से फिर समझते हैं। वो है कि हम लोग जब क्या होते हैं बच्चों, नाव पर चढ़े हुए रहते हैं, नाव पर खड़े रहते हैं और नाव से एकाएक क्या करते हैं, जंप मारते हैं। तो जब हम नाव से एकाएक जंप मारते हैं तो उस कंडीशन पर हम तो आगे जाते हैं, लेकिन हमारा नाव क्या होता है बच्चों, थोड़ा पीछे जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ, किसके कारण, तो बाय न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। देखो बच्चों का क्या, यहाँ पर एनिमेशन से आप ध्यान समझिए कि जैसे ही क्या किया, एक पर्सन उसको उस पर से जंप किया, जंप किया मतलब क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, नाव के सरफेस पर फोर्स लगाया, नाव के सरफेस पर इस डायरेक्शन पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, यानी एक्शन किया। और जब वो एक्शन किया तो नाव का सरफेस भी क्या होगा, रिएक्शन करेगा ना, तो वो बदले में रिएक्शन करके वो क्या हो गया, उछल के ऊपर चला गया, उस तरफ चला गया, और उसने जो एक्शन किया उसके कारण नाव क्या हो गया बच्चों, थोड़ा पीछे आ गया, थोड़ा क्या हो गया, पीछे आ गया। इसी कारण हमेशा नाव पर से
उछलते समय क्या बच्चों हम लोग को खासा ध्यान रखना चाहिए कि कितना फोर्स लगाए जिससे कि हम भी चले जाए और नाव भी ज्यादा पीछे ना जाए। ये आप एनिमेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एक और यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं बच्चों, वो है बच्चों रॉकेट और स्पेस जेट का। देखो रॉकेट और स्पेस जेट का एग्जांपल देखते हो कि आखिरकार इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। बैलून, देखो बच्चों हम लोग क्या किए, बैलून को फूके और फूक के उसको छोड़ दिए, वो क्या होता है आगे जाना शुरू करता है। आप इसे घर पर आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। 1 रुपये में बैलून देता है बच्चों, आराम समझ सकते हैं उससे कैसे रॉकेट उड़ता है। आप लोग फूल के उससे छोड़ो, वो क्या हो गया आगे मूव किया। जैसे यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एयर भरा हुआ है, ये क्या हो गया यहाँ से एयर क्या हो गया बाहर निकलना शुरू हो गया। अब एयर ने क्या किया, इधर एक्शन किया तो बदले में क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन के कारण क्या हो गया, बैलून आगे भागना, आगे जाना क्या कर दिया बच्चों, शुरू कर दिया। सेम यहाँ पर होता है बच्चों स्पेस जेट में। ये जो प्रपल्सन, ये जो थ्रस्ट लग रहा है बच्चों, सॉरी ये जो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो फ्यूल जलने के कारण गैस क्या हो रहा है, पीछे की ओर इसको पुश कर रहा है ना, पीछे की ओर पुश कर रहा है। तो एयर भी क्या कर रहा है बच्चों, उसको आगे की ओर, उसके इंजन को आगे की ओर पुश कर रहा है। इधर एक्शन हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक्शन, और ये क्या हो गया बच्चों आपका रिएक्शन हो गया। तो यहां भी क्या हो गया बच्चों, क्या अप्लाई हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसी बार हम रॉकेट के एग्जांपल देखते हैं। इस बार क्या कि इसी बैलून को हम सीधा रख देंगे फुलाकर। अब जैसे ही उसे छोड़े ये बैलून क्या हो गया, ऊपर चला गया। हुआ क्या यार, जैसे ही छोड़े ये बैलून ने क्या किया बच्चों, नीचे की ओर प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, एक्शन किया, और बदले में क्या हो गया बच्चों, इक्वल अमाउंट में रिएक्शन हुआ और वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू हो गया। सेम इन द केस ऑफ रॉकेट। यहाँ पर देखो जैसे ये क्या होता है बच्चों, ये रॉकेट का तो वजन बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण क्या होता है बहुत ज्यादा फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। बहुत ज्यादा फ्यूल एक समय में क्या होता है बच्चों, बर्न करता है, और बर्न करता है तो नीचे की ओर क्या लगाता है, थ्रस्ट लगाता है। थ्रस्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं बच्चों। नीचे की ओर क्या लगाया, फोर्स लगाया, बहुत नीचे की ओर लगाया, एक्शन किया, और नीचे एक्शन किया तो रिएक्शन तो होगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन जो हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर नीचे फोर्स लगा तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा, रिएक्शन होगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर परपेंडिकुलर रिएक्शन हो गया, और वो क्या हो गया, ऊपर जाना क्या कर दिया बच्चों, शुरू कर दिया। कौन, मैं नहीं, रॉकेट जाना शुरू कर दिया। तो सब जगह आप सब एग्जांपल में यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल, आप भी बहुत सारे अपने एग्जांपल डेली लाइफ में देख सकते हैं कि सब एग्जांपल में क्या हो रहा है बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेबल हो रहा है। यानी अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। मैंने जितना भी यहाँ एनिमेशन बताया बच्चों, आप इसे ध्यान से फिर से देखकर समझ सकते हैं कि जहां कभी भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, दैट मींस वो एक्शन कर रहा है, और बदले में वो सेकंड ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर, दैट इज वो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या था बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। आप लोग इसे राइट ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं बच्चों। हम लोग क्या देखें बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन देखें। अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या आते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कोलाइड करवाएंगे, टकराएंगे, और दो मूविंग ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से जब टकराएंगे तो क्या उनके मोमेंटम में कोई चेंजिंग आता है। दूसरा, क्या ओवरऑल मोमेंटम में बदलाव आता है या वो कांस्टेंट रहता है, ये हम लोग को समझना है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों। ये आप लोग समझ जाना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहां आता है आप लोग को लिख देना है कि टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन।
है ना. If we add them, that we get the constant value of the momentum. Here we have to prove that ना conservation of momentum by mathematical method. हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल मेथड से इस मोमेंटम, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करेंगे बच्चों, प्रूव करेंगे. तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया बच्चों कि मैंने दो बॉल लिया है, समझिए ध्यान से बच्चों. यहाँ पर मैंने दो बॉल लिया है जिसका मास क्या है, m1 और m2 है. जिसका मास क्या है बच्चों, m1 और m2 है. आप लोगों को पता है कि मोमेंटम दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर. और ये दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है. ये दोनों क्या है बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट है. ये u1 के वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये u2 के वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पर मैंने कह दिया बच्चों कि u1 का जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है. यानी ऑब्जेक्ट A का वेलोसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट B का वेलोसिटी क्या है, कम. यानी u1 इज ग्रेटर देन u2. अब क्या हो गया बच्चों, u1 और u2, u2 से बड़ा क्या है, u1 है. तो कंफर्म है कि ये आगे चलकर क्या होगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, डेफिनेटली है. एक पीछे से ट्रक आ रहा है, एक आगे से साइकिल जा रहा है, तो ट्रक का स्पीड बेसिकली ज्यादा होगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, टकराएगा ही. तो कुछ समय के बाद क्या हो गया बच्चों, ये कोलाइड किया. ये क्या किया, कोलाइड किया, कोलिजन किया, है ना बच्चों. तो कोलाइड किया क्योंकि u1 क्या था, ज्यादा था, इसी कारण क्या हो गया, कोलाइड किया. अब जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेगा, अब यहाँ पर मोमेंटम का शिफ्टेशन होगा, मतलब मोमेंटम जो होगा शिफ्ट करेगा. ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए में चला जाएगा. ये मैंने आप लोग को न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि जब कहीं भी दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करता है, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. अब देखिए जैसे ये दोनों क्या हो गया बच्चों, आपस में कोलाइड किया, तो ये ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी पर क्या किया, एक्शन किया, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या था, ज्यादा था. और एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो बी ने भी क्या किया, उतना ही फोर्स से ए पर क्या किया बच्चों, रिएक्शन किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से. यानी यहां से हम अप्लाई करेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहां पर क्या करेंगे बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन. एक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस रिएक्शन. अभी मैं यहीं पर देता हूं. अब देखो बच्चों, कॉलिजन हुआ, इसका मोमेंटम ए का मोमेंटम बी में शिफ्ट हो गया और बी का मोमेंटम क्या हो गया, ए में शिफ्ट हो गया. अब कॉलिजन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट ए था, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v1 हो गया, और ऑब्जेक्ट बी का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, v2 हो गया. डेफिनेटली कॉलिजन से पहले इसका वेलोसिटी क्या था, ज्यादा था, लेकिन जब कॉलिजन हुआ तो इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इसमें जब ट्रांसफर हो गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, है ना. तो यहां से जो हम निकालेंगे सबसे पहला कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, यानी ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी. मास है m1 और वेलोसिटी है u1, यानी m1 इनटू क्या हो गया, u1 हो गया. इसका निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मास है m1, वेलोसिटी है v1. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बहुत इजी मेथड है. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ. मास इनटू वेलोसिटी. मास कितना है, m2 है, और वेलोसिटी कितना है बच्चों, u2 है. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी m2 into v2. m2 into v2. यहाँ पर क्या लिखे बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम. तो क्या करेंगे बच्चों, टकराने से मोमेंटम का मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा, इनिशियल प्लस फाइनल. इनिशियल में फाइनल को ऐड कर देंगे तो क्या में निकल जाएगा, टोटल मोमेंटम निकल जाएगा. तो यहाँ पर किसका निकालना है, कॉलिजन से पहले ये वाला का टोटल मोमेंटम, या इनिशियल प्लस इसका इनिशियल और इसका इनिशियल. तो क्या होगा बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इसका क्या निकाले, इनिशियल m1 u1, और इसका क्या निकालना है बच्चों, m2 u2. ये हो गया. दूसरा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये दोनों का मोमेंटम ऐड कर देंगे. इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2. ये मेरा क्या हो गया बच्चों, मुझे प्रूफ क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. यानी ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी मेरा प्रूफ हो जाएगा. तो यहां पर देखो बच्चों, सॉरी,
यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जब कॉलिजन हुआ तो ये ए ऑब्जेक्ट क्या किया, बी पर फोर्स लगाया और बदले में बी ने भी क्या किया, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ए पर लगाया। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट साइन इज नेगेटिव। डायरेक्शन नेगेटिव तो साइन भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यानी एक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रिएक्शन। यहाँ पर देखो बच्चों, एक्शन फोर्स एफ ले लिए, ए बी पर लगा रहा है तो पहले ए ले लिए और बी को क्या ले लिए, बाद में ले लिए। साइन लेंगे माइनस का, रिएक्शन फोर्स भी इक्वल फोर्स होगा तो एफ ही लेंगे, लेकिन कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, ए पर लगा रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, बी ए हो गया। यहां तक मेरा हो गया। अब देखो बच्चों, फोर्स होता क्या है, फोर्स का मतलब देखो बच्चों, ए का हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिटरमाइन किए थे कि फोर्स जनरली होता क्या है बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो यहाँ पर इसका निकालते हैं, ए ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधे बॉडी लिखते हैं बच्चों, ऑफ बॉडी ए बाय टाइम। उसी प्रकार इसका निकालेंगे, साइन देगा माइनस, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां से हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। थोड़ा शॉर्टकट लिखा हूं बच्चों मैं, यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है। अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम टी दे दिए, चेंज माइनस साइन दे दिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भाई क्या हो गया, टी हो गया। टी और टी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। फाइनल मोमेंटम ए का, फाइनल ए का क्या है, m1 v1, m1 v1 माइनस ए का इनिशियल m1 u1, m1 u1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, देखो बच्चों m2 v2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी m2 u2। आगे क्या था बच्चों, आगे साइन माइनस का था। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m2 v2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस m2 u2। ये मेरा आ गया बच्चों। यहां पर समझिए, ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप में। यहां पर देखो बच्चों, माइनस वाला को एक तरफ, प्लस वाला को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर ये माइनस था, इसको इधर लाके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस था इज इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। यानी m1 v1 इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस m2 v2, और इधर क्या होगा बच्चों, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, m1 u1 प्लस क्या हो गया, m2 u2। अब जरा इसे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मेरा आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2। देखो बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। यही तो मेरा क्या था बच्चों, प्रूफ करना था। यानी यहां से क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, प्रूव हो गया। पहले जितना टकराने से पहले का जो मोमेंटम था वही मोमेंटम क्या है बच्चों, टकराने के बाद का मोमेंटम है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड प्रूव्ड हो गया मैथमेटिकल। कैसे किया, दो ऑब्जेक्ट लिया, टकराया, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, डिफरेंस है, तो क्या हो गया बच्चों, टकराएगा। अब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक एग्जांपल को देखते हैं बच्चों। उसे हम लोग यहाँ से रिक्वायर्ड वेलोसिटी से जोड़ते हैं। जैसे हम लोग अभी जब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक गन जब एक बुलेट को फायर करता है तो उस समय न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होता है वो समझे थे। तो अगर मुझे कह देगा कि भाई साहब
आपको पता है कि गन क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, तो मुझे उसका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए। उसका फॉर्मूला निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उसका ही फॉर्मूला निकल जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो जब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से बच्चों, जब बुलेट यहाँ पर था, जब ये बुलेट आपका यहाँ पर था, या सर समझ लीजिए, जब बुलेट यहाँ पर था तो बुलेट भी क्या था बच्चों, रेस्ट में था, और मास क्या था, गन भी क्या था बच्चों, रेस्ट में था। यानी जब स्ट्राइक नहीं हुआ था, जब गन ने क्या किया था बच्चों, बुलेट को फायर नहीं किया था, तो उस समय मेरा बुलेट भी क्या था बच्चों, रेस्ट में था, और गन भी क्या था बच्चों, रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही क्या किया बच्चों, ट्रिगर दबाया और गन ने बुलेट पर एक्शन किया, गन ने क्या किया, बुलेट पर एक्शन किया, और बदले में बुलेट ने भी क्या किया बच्चों, इक्वल अमाउंट पर गन में रिएक्शन किया। गन में क्या किया बच्चों, गन पर रिएक्शन किया, और गन क्या हो गया बच्चों, पीछे की ओर झटका मारा, और जितना वेलोसिटी से वो पीछे की ओर बैकवर्ड मूव करता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। यानी कि जब गन क्या होता है बच्चों, बुलेट को फायर करता है, तो उस समय वो जितना वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव करता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। और ये हमारे एग्जाम में क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन निकालने के लिए आता है, सॉल्व करने के लिए आता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। मान लिए कि गन का मास कितना है, कैपिटल एन है, और इस बुलेट का मास कितना है बच्चों, स्मॉल एम है। कह रहा है कि जब फायर किया गया गन से बुलेट, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, स्मॉल v हो गया, और ये जो रिक्वायर्ड मतलब ये जो गन पीछे की ओर भागा, उसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल v मान लिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पर लिख दिए बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले, फायरिंग से पहले दोनों क्या था, रेस्ट में था, यानी दोनों का वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या ले लिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या ले लिए, जीरो ले लिए। टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर देखो बच्चों, ए इसका मास और इसका वेलोसिटी, इसका मास और इसका वेलोसिटी, यानी मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मास ऑफ द गन को हम लोग क्या माने हैं, मास ऑफ द गन को हम लोग कैपिटल एम माने हैं, और इसके वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल बी माने हैं, प्लस बुलेट के मास को हम लोग स्मॉल एम माने हैं, और इसके वेलोसिटी को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल भी माने हैं, है ना। ये मेरा निकल गया, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा बच्चों, एम भी इज इक्वल टू माइनस क्या होगा बच्चों, एम भी। मुझे क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ से जब हम ये निकालेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो क्या होगा बच्चों, माइनस एम भी अपॉन क्या होगा बच्चों, एम होगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। देखो माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि जो गन का जो मोशन है वो क्या है, पीछे की ओर है, बैकवर्ड मोशन, इसी कारण साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, माइनस है, और बुलेट क्या है बच्चों, आगे की ओर जा रहा है। ये एग्जांपल सब चीज में अप्लाई होगा बच्चों, हर एक चीज में। हम बोट पर हम क्या किए, बोट से उछले तो बोट पीछे होगा, लेकिन जब वही हम स्टीमर से जंप मार रहे हैं तो स्टीमर पीछे नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्टीमर का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, जो उसको क्या कर रहा है, ज्यादा मास होने के कारण उसको अपने मोशन से, अपने रेस्ट से अपोज करने में क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मास के कारण, है ना बच्चों। इसी कारण क्या हो रहा है, वो पीछे की ओर नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखो ये जो है मार्कर जो है बच्चों, इसे क्या कर रहा है, अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, छोड़ेंगे क्या कर रहा है बच्चों, अर्थ की ओर चला जाएगा। तो ये जितना फोर्स से अर्थ इससे खींच रहा है, उतना ही फोर्स से ये भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। बट इसकी तुलना में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसी कारण इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, और अर्थ का मास कम होने के कारण एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, बहुत कम प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल। लेकिन दोनों क्या हो रहा है बच्चों, इक्वल फोर्स लगा रहा है, जितना ये एक्शन कर रहा है, जितना अर्थ इस पर एक्शन कर रहा है, उतना ही ये भी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बट मास कम होने के कारण इसका एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका मास ज्यादा होने का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कम। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये आपको फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर गन का क्या था बच्चों, मास बहुत ज्यादा था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो गया, कम हुआ,
बुलेट का मास बहुत कम था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, मतलब सॉरी उसका वेलोसिटी क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने का फार्मूला मेरा हो गया। जनरली आपको बस यही याद रखना है, एक चीज याद रखना है बच्चों, आप लोगों को सीधे याद रखना है कि जब भी गन वाला एग्जांपल आएगा तो सीधे याद रखना है मास ऑफ द गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इज इनटू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द, यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये दोनों के इक्वल कर दीजिएगा, आराम से आपका क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड वेलोसिटी या जो भी पूछना रहेगा, मास रहेगा, बुलेट का मास रहेगा, सब आपका इससे निकल जाएगा। तो आप लोग इसे सबसे पहले ध्यान से इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या किए बच्चों, दो क्वेश्चन लिए हैं। हम लोग यहाँ पर क्या किए बच्चों, दो क्वेश्चन लिए हैं रिगार्डिंगली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या किए, दो क्वेश्चन लिए, दो न्यूमेरिकल्स लिए, उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कार ए ऑफ मास 1500 ग्राम per किलो ट्रैवलिंग 25 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर कार बी, यानी दो कार है बच्चों। चलो यहाँ पर मैं दो कार बना लेता हूँ। चलिए ये मेरा क्या हो गया बच्चों, कार ए हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, कार बी हो गया। ये कार ए और कार बी हो गया, कार ए और कार क्या हो गया, बी हो गया। इसका मास कितना है बच्चों, इसका मास दिया हुआ है आपका, इसका मास m1 मान लिए, यानी 1500 केजी, और इसका मास क्या है बच्चों 1000 केजी, इसको m2 मान लिए। कितना दिया है बच्चों, 1000 केजी। ये कितना का स्पीड से, 25, यानी u1 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, और विद अनदर कार बी ट्रैवलिंग एट इतना, यानी कि इसका u2 कितना दिया हुआ बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। जो हम लोग कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या होता है देखो बच्चों, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है, दोनों क्या रहा है बच्चों, इधर ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है। अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, इससे कोलाइड करेगा, बेसिकली ये कोलाइड करेगा। चलो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कॉलिजन हुआ। अब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, एक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रिएक्शन, है ना, यानी ये क्या हो गया बच्चों, ए बी, इसने क्या किया, एक्शन किया, और ये बदले में क्या हुआ बच्चों, रिएक्शन हुआ, यानी इसका मोमेंटम इसमें, इसका मोमेंटम क्या हो गया, इसमें हो गया। और आफ्टर दैट ये जो कार ए था जिसका कितना मास था बच्चों, 1500 केजी, वो कितना का स्पीड से, 20 के मीटर पर सेकंड रफ्तार से चलना शुरू कर दिया। और ये कार जो जिसका जो कितना, बी जो कार था बच्चों, जिसका मास कितना था 1000 केजी, उसका हमको निकालना है वेलोसिटी। तो इसको क्या मान लिए, v2, ये मेरा दिया हुआ है v1, है ना। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर दिए बच्चों, सबको रिप्रेजेंट कर दिए। दो कार, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कोलाइड करता है बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या होता है, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे में शिफ्ट करता है, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आता है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस कार बी का मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू व्हाट, बताओ आप लोग जानते हो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पर देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कॉलिजन जल्दी से m1 v1 प्लस m2 v2। अब जल्दी से रिप्रेजेंट करते जाते हैं बच्चों, m1 1500 kg, u1 कितना दिया हुआ है 25, m2 1000, u2 कितना दिया हुआ है 15, m1 1500, v1 कितना हो गया 20, m2 1000, v2 मुझे निकालना है, v2 को v2 ने दिए हैं। यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर क्या हो गया 375 प्लस क्या होगा बच्चों 15000 इज इक्वल टू 15 दूनी का 30000, अब प्लस कितना होगा बच्चों 1000 v2, इसको इधर ले आएंगे, इसको पहले ऐड करेंगे 0 0 5 7 5 12 3 1 4 क्या होगा 5 इज इक्वल टू 30000 प्लस 1000 भी। तो देयरफॉर 1000 भी
V2 इक्वल टू कितना होगा 52,500 माइनस 30,000, तो देयरफॉर V2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, क्या हो गया 1000, ये कैंसिल और डिवाइड दे दिए तो कितना आ गया 22/5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो कार बी है वो कितना का स्पीड से 25.2 मीटर का स्पीड से कॉलिजन के बाद चलना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों मेरा, यहाँ पर देखो बुलेट वाला क्वेश्चन आ गया। एक गन ने क्या किया, एक बुलेट स्ट्राइक किया कितने का स्पीड से 400 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, है ना बच्चों। और एक फ्रीली सब्सटेंडेड कूट का मान लो क्या कुछ भी काट है, कूट का काट है और बुलेट स्ट्राइक किए, तो ये जैसे बुलेट उसमें स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, वो बुलेट उसमें ही क्या हो गया रह गया और वो क्या हो गया मूव करना, मतलब पीछे की ओर मूव किया। तो वो कितना के स्पीड से पीछे की ओर मूव किया वो मुझे निकालना है। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिए, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मान लिए v1, मास ऑफ बुलेट क्या मान लिए m1 मान लिए। यहाँ पर देखो बच्चों मास ऑफ द, यहाँ पर क्या निकालेंगे मास ऑफ द, यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया काट हो गया, जिसको m2 मान लिए और कितना दिया हुआ मेरा 900 ग्राम दिया हुआ है। अब कॉलिजन जैसे ही हुआ, ये दोनों का कॉलिजन जैसे ही हुआ, तो कॉलिजन के बाद क्या हो गया बच्चों, ये बुलेट इसके अंदर ही रह गया। यानी अब फाइनल मास का कितना हो गया 910, कितना हो गया बच्चों 910 ग्राम। तो ये पीछे की ओर जो मूव कर रहा है वो मुझे निकालना है। चलो वही हम लोग कंजर्वेशनल मोमेंटम अप्लाई करते हैं। m1 v1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों m2 v2 मान लिए यहाँ पर। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर m1 बुलेट का मास कितना दिया हुआ है बच्चों 10 ग्राम, केजी में चेंज करेंगे 10 बाय क्या होगा 1000, वेलोसिटी कितना है बच्चों 400 इज इक्वल टू m2। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, ये बुलेट जो है वो उसमें जाके एम्बेडेड हो चुका है, उसमें रह चुका है। यानी अब जो उसका मास लेंगे हम, तो उस वुड का भी मास लेंगे और बुलेट का भी मास लेंगे, तो दोनों का मास निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों 910 ग्राम। तो 910 बटा कितना होगा 1000 और इनटू क्या होगा बच्चों v2 मेरा कितना है, कहाँ गया v2 मेरा, v2 मुझे निकालना है। ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 कट गया, कितना बच गया 4, कितना आ गया बच्चों 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये कट गया, डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 91 इंटू v2। तो यहाँ से जब हम v2 निकालेंगे तो 4 ये आएंगे नीचे 91, 0 पॉइंट आएंगे ऊपर जाएगा 100, यानी v2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 400 बाई 91। इसको हम लोग डिवाइड देगा बच्चों 4.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो काट होगा बच्चों वो क्या होगा 4.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या होगा बच्चों अप्रॉक्स पीछे जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों मेरा बुलेट का क्वेश्चन होगा। जब भी कोई चीज आप लोग को दम दिमाग रखना है बच्चों, बस एक ही फंडा मैं आपको बताया हूँ कि जब भी दो चीज कोलाइड करता है सीधे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू क्या होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन अप्लाई कर दीजिए, आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से उतार लीजिए और जितना क्वेश्चन है उसको क्या कीजिए आप लोग अपने घर पर किसी भी पब्लिकेशन के बुक से आप लोग उसे